नमस्ते सभी प्रिय विद्यार्थियों को। सभी का स्वागत है इसके प्यारे से परिवार में। मैं नीलेश पाटीदार आपका इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। शुभ संध्या सभी को। चलिए, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, जेल अधीक्षक के लिए हम हिंदी की जो हमने यज्ञ स्टार्ट किया है उसमें हम आहुतियाँ डेली दे रहे हैं, है ना। और सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे। चलिए, स्वागत है सभी का। और हम डेली एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लगातार हमारी बहुत सारी कक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं और आज भी हमारी कक्षा जो हम शाम को लेके आ रहे हैं। चलिए, स्वागत है सभी का। शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री महाकाल। सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, है ना। सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है, रास्ते पे चलना भी पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। और सभी जो अपने घर से निकल चुके हैं एक तैयारी के लिए, तो सभी का आभार। और लड़ते लड़ते थका नहीं जो हार न जिसने मानी, हार गया वो फकीरचंद और जो जीत गया वो अंबानी। चलिए, तो सभी निकल चुके हैं अपनी तैयारी के लिए। चलिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, प्रभु का नाम लेते हैं और करते हैं आज की कक्षा प्रारंभ। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए, मुहावरे लोकोक्तियों से प्रश्न आया है पहला। तो सभी का सहयोग चाहूंगा और सभी अपने जवाब कमेंट में करते रहिए, ठीक है। और कमेंट में भी ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपन अपन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। चलिए, स्वागत है सभी का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति, लोगों में कही जाने वाली उक्ति, उक्ति मतलब बात, है ना। लोग जो बात कहते हैं वो जो बात कहते कहते क्या हो जाती है, एक प्रचलित हो जाती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का क्या अर्थ होगा, बताइए। ठोकर खाने के बाद आदमी सावधान हो जाता है, बहुत कंजूस होना, योग्यता अनुसार कार्य न मिलना, जितना खर्च करोगे वस्तु उतनी ही अच्छी मिले, बताइए। ठोकर खाने के बाद आदमी सावधान हो जाता है, ठोकर खाने के बाद ठाकुर बनता है, ऐसा बोलता है लोग बाग, है ना, गांव में। अरे ठोकर खाने के बाद व्यक्ति क्या बनता है, ठाकुर बनता है। तो यह होगा क्या, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना होता है, योग्यता अनुसार काम न मिलना, या जितना खर्च करोगे वस्तु उतनी ही अच्छी मिले। सरस्वती रूपी धन जो जो खर्च करते हैं ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे सरस्वती रूपी ज्ञान मतलब हमारे पास कोई सा भी ज्ञान है, हम अगर बोलते हैं ना किसी को कि हमारे पास जो ज्ञान है अगर किसी को देंगे बांटेंगे तो खर्च होगा, खर्च होता है कि बढ़ता है, बताइए। बढ़ता है ना। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जितना हम किसी को बांटते हैं उतना बढ़ता है, बाकी हम पैसा बांटते हैं बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत कंजूस है वे व्यक्ति, पर उसकी चमड़ी चली जाएगी पर उसकी दमड़ी नहीं जाएगी भैया, है ना। दमड़ी मत, पैसा उससे पास नहीं छूटता है, बहुत कंजूस होना। चलिए, सभी का राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हलवे प्रश्न है और भी कठिन लेवल के भी प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आज का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मतलब यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, है ना। उसमें से 3 क्या होंगे, अशुद्ध होंगे, है ना। उसमें से एक क्या मिलेगा अपने को, शुद्ध, और वही हमको छांटना है यहाँ से। तो खिजना, धोखा, छात्र, साढ़ी, बताइए इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। बताइए क्या होगा शुद्ध। खींचना, खींचना नहीं होता है, क्या होता है, खींचना, खींचना, ठीक है, ये होता है। धोखा, धोखा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, धोखा कैसे होता है, धोखा होता है, धोखा, तूने मुझे धोखा दिया, धोखा दिया।
छात्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, छात्र इसी प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी क्या है? छात्र। और साड़ी नहीं होती है, साड़ी होती है ना। साड़ी बिच नारी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है, ठीक है। तो क्या होता है? साड़ी होती है, ठीक है। महिला क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, साड़ी नहीं पहनती है, साड़ी पहनती है ना। खींचना होता है, क्या होता है? खींचना, है ना, खींचना होता है। और एक धोखा होता है। वो छात्र तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और एक साड़ी है। चलिए, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछते जाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 3। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? और जिस क्रिया के दो कर्म हो, जिस क्रिया के दो भाई हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? नाम से स्पष्ट है भैया, जिस क्रिया के दो कर्म हो। क्या संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है? बताइए। हाँ, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, ठीक है। अच्छा है ना, ऐसे प्रश्न आए तो अपने तो बात बन जाएगी, है ना राहुल जी। संयुक्त क्रिया, देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, सबसे पहले अपन ऑप्शन को समझते जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझने मिले, ऐसा नहीं प्रश्न सर कम हो रहे, ज्यादा लगाए, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न में अगर आपको 4 कॉन्सेप्ट मिले तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो जाएगी, है ना। तो समझिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक क्रियाएं एक क्रिया को संपन्न करती हैं। दो या दो से अधिक क्रियाएं एक क्रिया को संपन्न करती हैं। जैसे मैं बोलता हूं, हमारे घर पे मेहमान आते हैं कोई, है ना, तो अच्छा लगता है बड़ा। क्या बोलते हैं? आप आते जाते रहिए, है ना। डॉक्टर हमको क्या बोलता है? अगर कोई बीमार है, आप घूमते फिरते रहिए, चलते फिरते रहिए, आप खाते पीते रहिए, आप नाचते कूदते रहिए। तो नाचना कूदना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं खाते पीते रहिए, खाते पीते रहिए, तो वो क्या दिन भर खाते पीते रहेगा? नहीं। क्या होगा वो? खाते पीते, मतलब दो क्रियाएं, खाना भी एक क्रिया है, पीना भी एक क्रिया है, लेकिन दो क्रियाएं एक क्रिया को संपन्न करती हैं, वहां पे क्या होती है? संयुक्त, दोनों को मिलाना संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आता है द्विकर्मक क्रिया। हाँ, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बबलू, है ना। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, पहले समय में जो क्रिया संपन्न हो गई उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रो कर चुप हो गया, तो बच्चा पहले क्या कर रहा था? रो रहा था भैया। बच्चा पहले क्या कर रहा था? रो रहा था। अब क्या हो गया? चुप हो गया, है ना। जैसे नीलेश सर पढ़ा कर सो गए, नीलेश सर पढ़ा कर सो गए, तो अभी तो वो काम क्या कर रहे हैं? सोने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया भैया? वो पढ़ा रहे थे, है ना। तो जो पहले जो काम संपन्न होता है, कर्ता पहले जो काम या क्रिया संपन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया सबको समझ आती, प्रेरणा मतलब प्रेरित करना, किसी को उत्साहित करना। कर्ता यहाँ पे स्वयं काम नहीं करता है, किसी को प्रेरित करता है काम करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं खुद मकान नहीं बनाता हूं, मैं ठेकेदार को बोलता हूं कि भैया, मजदूर को बोलता हूं कि तुम मकान बनाओ, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से किसी कर्ता को क्या करता है? वो स्वयं काम नहीं करता है, किसी अन्य को काम करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। माँ बच्चे को सुलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन माँ बच्चे को 22 से सुलवाती है, तो वो माँ नहीं सुला रही है, वो किसी और से सुलवा रही हैं, तो वहां पे क्या होती है? द्वितीय परिणामक, ठीक है। ये हम पढ़े हैं हमने, और यही समझना है आपको, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ किस लोकोक्ति का अर्थ स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है? स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है, बताइए। स्वार्थी व्यक्ति होता है वो हमेशा पक्षपात करता ही है ना, करता ही है, सभी के साथ ऐसा ही होता होगा। चलिए, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अच्छी मती जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, है ना। अच्छी मती जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, उधो का तेन न माधो का देन, उधो का तेन न माधो का देन, दूध पिलाकर सांप पोसना। बताइए, चारों में से क्या होगा? स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है, एक लोकोक्ति है ये। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे।
अरे स्वार्थी व्यक्ति क्या होता है, मतलब स्वार्थी व्यक्ति मतलब एक अंधा व्यक्ति है ना। मतलब एक जो मूर्ख या फिर ऐसा ही कोई व्यक्ति होता है, उसको अच्छा अगर पोस्ट अगर मिल जाती है ना, तो फिर वो पहले अपने वाले को भला करता है ना। पहले वो क्या करता है, अपने वालों का भला करता है। भैया मैं मान लीजिए मैं कोई बड़ा नेता बन गया है ना, तो फिर सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, और भैया मेरे परिवार में कौन अच्छे जो बच्चे हैं उनको क्या करूंगा, मैं पहले उनको अच्छी पोस्ट दूंगा है ना, जुगाड़ करवाऊंगा कि भैया तू यहाँ पे लग जा, तू यहाँ लग जा, तो फिर अंधा बाटे रे बड़ी, फिर अपने को दे। मतलब वो स्वार्थी व्यक्ति है, क्या है, स्वार्थी व्यक्ति है, वो पक्षपात करता है। भैया जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो तो रह जाते हैं ऐसे लाइन में लग के, कोई मतलब भी नहीं उनका है ना, मेरिट से बाहर होते हैं साहब, 0.7 से बाहर हो जाते हैं, इसका दर्द मुझसे पूछो है ना। 0.7 से अगर कोई बाहर हो जाता है ना, बहुत अखरती है भैया, 1 नंबर तो छोड़ो, 2 नंबर छोड़ो, 0.7 है ना, 0.7 से अगर कोई रह जाता है ना तो बड़ी ठेस पहुंचती है ना। तो वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पहले अपनों का भला करते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हो है ना, अच्छा नहीं ज्ञान नहीं हो, कोई भी नहीं हो, लेकिन उनको तो या वो मिल गए बड़े नेता लोग, तो वो स्वार्थी व्यक्ति है और वो पक्षपात करता है ना। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे परसेंटेज वाले बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, वो जो कम पढ़ने लिखने वाले उनकी फट से नौकरी लग जाती है, लगती है। मेरे सामने कई एग्जाम्पल ऐसे हैं है ना, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे पढ़े हैं, खारे पी रहे मस्त, और जो अच्छे पढ़ने वाले थे और जो आज भी अच्छे नंबर लेके आते हैं उनका कोई भला ही नहीं हो रहा है। तो वो यही बात चल रही है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अर्ध अर्ध अर्ध्य के सही अर्थभेद का चयन करना है। देखो शब्द युग्म क्या होते हैं, शब्द युग्म ऐसे शब्द युग्म होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, हमेशा साथ साथ चलते हैं। श्रुति सम शब्द भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, श्रुति सम शब्द। ठीक है, ये भी कहते हैं। और बताइए कि यहाँ पे इनका उच्चारण समान होता है, इनका उच्चारण समान होता है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हमारे क्या कहलाते हैं, श्रुति सम शब्द कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जलदान, पूजा द्रव्य, अशक्त, उदासीन, अली, भोरा, अविज्ञ, मूर्ख। देखो अली 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 का मतलब ही होता है बुरा है ना, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं सकता। अविज्ञ मतलब जो विज्ञ नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है ना, ये भी नहीं होगा। तो ये अर्ध और अर्ध, इन दोनों में से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसे कि अपन सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या देते हैं, अर्घ्य है ना, अर्घ्य देते हैं। तो ये जो इसका अर्थ होगा, ये अर्घ्य मतलब जलदान करते हैं, और अर्घ्य होता है, इसका अर्थ होता है पूजा द्रव्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी नहीं होगा। कुछ कुछ बच्चों का ए आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, करवा देंगे, टॉपिक वाइज भी करवा देंगे, थोड़ा समय दीजिए है ना, बाकी अभी ये तो प्रैक्टिस तो करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से शब्द युग्म अजर अजीर के अजर अजीर के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अजर अजीर के सही अर्थ भेद का चयन करना है। देखो यहाँ पे भी क्या शब्द युग्म आ रहा है, पहले अजर का अर्थ आना चाहिए और यहाँ पे अजीर का अर्थ। तो अर्जन, संग्रह, अतिक, झूठ, जो पुराना न हो, आंगन, या अविलंब या तुरंत। ठीक है, अविलंब अविलंब। बताइए अजर अजीर के सही अर्थ क्या होंगे। अजर, अजर अमर, नाम सुनो, अजर अमर, अजर जो, अमर का मतलब तो सबको पता है ना, अमर होता है जो व्यक्ति जो कभी नाशवान होता है ना, कि अनाशवान, अमर मतलब अनाशवान होता है। ठीक है, नाशवान नहीं होगा। चलिए, तो अजर मतलब क्या होता है, जो पुराना न हो, क्या होगा, जो पुराना न हो, अजर अमर। ठीक है, जो अजर अमर है, कभी बूढ़ा ना हो, ऐसा बोलता है, अजर अमर है ये। ठीक है, और इसका राइट, अजर का क्या हो जाएगा, आंगन। तो सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही।
हम्म, ये इसका अर्थ लिखा हुआ, अविलंब मतलब तुरंत होता है, डी नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अर्जन करना, संग्रह करना, बिल्कुल राइट आंसर। इसका ये अर्थ दे रखा है, लेकिन अजर का अर्थ होता है जो पुराना न हो, और अजीर मतलब आंगन। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 पे। मन जाहि राचे मिलई सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरु, इहि भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित ही अर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मनि मंदिर चली। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखो राम की स्तुति है ये, है ना। मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावर, इहि भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित हरि सित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बताइए इनमें से कौन सा छंद है? दोहा, हरिगीतिका, रोला, चौपाई। बताइए। अरे स्तुति है, ध्यान होना चाहिए, स्तुति राम स्तुति है, तो ये क्या होना चाहिए? दोहा तो हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं हो सकता ना। रामचरितमानस मैंने बोल दिया है, तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस, उसमें से ली गई है ये पंक्तियां। रामचरितमानस तुलसीकृत है ना, तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है ना, इसमें से ये लिया गया है। तो तुलसीदास द्वारा रचित क्या है? दोहा, हरि गीतिका या रोला, चौपाई? डायरेक्ट बिल्कुल राइट आंसर, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, है ना। जो स्तुति है कई मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं होती है ना। क्या होती है? ये तो चौपाई है ना, चौपाई होगी। कुछ कुछ बत्ते बहुत बत्तीबाज है तुम। चौपाई है, रामचरितमानस जो है वो चौपाई में ही लिखी गई है ना। चलिए बढ़ते आगे। निम्नलिखित तत्सम सद्भव, तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध चयन करना है आपको, है ना, जो शुद्ध नहीं है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द आगे का आंसर आना चाहिए तत्सम, पीछे क्या होना चाहिए उसका? तद्भव, ठीक है। त द भव, तद्भव। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना परिवर्तन के हम हमारी हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन उसका रूप परिवर्तन करके हम क्या उनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो मौक्तिक ये तत्सम है, इसका तद्भव मुक्ति होता है क्या? स्वप्न, स्वप्न तत्सम शब्द है, इसका सपना तद्भव होगा। सर्प, सांप, पूर्णिमा, पूनम, इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है? तीन शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, वो आपको चयन करना है, अशुद्ध कौन सा है बताइए जल्दी। बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखो पूर्णिमा का पूनम तत्सम तद्भव सही है। सर्प, सांप तत्सम तद्भव सही है। स्वप्न एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? सपना, बिल्कुल सही है। मौक्तिक, हाँ ये अशुद्ध है। देखो मौक्तिक का, मौक्तिक हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मोती, क्या हो जाएगा? मोती हो जाता है, ठीक है। इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? मोती हो जाएगा, ठीक है। हाँ, छोटी नहीं बड़ी आएगी, ठीक है इसमें, मोती। और मुक्ति अपने आप में तत्सम शब्द है ना।
इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मुकुति। क्या होता है, मुकुति। मुकुति बोलते हैं हम, मुक्ति नहीं, मुकुति। गांव में क्या बोलते हैं, मुकुति। अरे उसको मुकुति मिल गई यार भाई, मुक्ति तो हमारा दत्सन शब्द है, लेकिन वो मुकुति मिल गई उसको, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतना समझ में आया दत्सन तद्भव। मुक्ति का क्या हो जाएगा, मोती आना था यहाँ पे, लेकिन ये क्या अशुद्ध है। निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्य काल का सही उदाहरण क्या है। भविष्य काल समझते हो, जो आने वाला समय, है ना। संभाव्य मतलब भविष्य में होने वाली संभावना के बारे में अपने को यहाँ पे वाक्य चयन करना है। मैं अभी कार्य कर आई हूं, मैं अभी कार्य कर आई हूं। सेकेंड है, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, जो काम कमाएगा सो खाएगा। बताइए इन चारों में से सही क्या होगा। क्या होगा सही, बताइए जल्दी। मैं अभी कार्य कर आई हूं, अभी जस्ट फिलहाल खत्म हुआ है, मतलब भविष्य काल का कोई लेना देना ही नहीं इसमें। बच्चे विद्यालय जा रहे थे, कब जा रहे थे, पहले, भूतकाल में, ठीक है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल, मतलब जा रहे थे, पूर्ण नहीं हुआ था भूतकाल में वो काम, ठीक है। और ये वाक्य क्या हुआ, मैं अभी कार्य कर आई हूं। बताइए इसका क्या होगा, अभी कार्य कार्य कर आई हूं, मतलब वो संपन्न हो गया काम। बताइए इसका क्या होगा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, हो, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। बताइए क्या होगा, जो कमाएगा सो खाएगा। अरे कब कमाएगा, भविष्य में कोई का कमाएगा ना, भविष्य में ही कमाएगा ना, कमाएगा, गागीगे। और वो भी क्या भाई, कमाओगे तो खाओगे, संभावना है, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो कमाएगा कब, भविष्य में कमाएगा और वही खाएगा, तो संभावना जता रहे कि भैया वो कमाएगा तो ही खाएगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, ये हेतु हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी भविष्य में। भाई तुम कमाओगे तो ही खा पाओगे, है ना। मैं अगर पढ़ता तो पास हो जाता, तो हेतु हेतु मत भूतकाल, मैं पढ़ता, अच्छा पढ़ता तो मैं पास हो जाता, कब, भूतकाल में। लेकिन मैं अब पढ़ूंगा तो पास हो पाऊंगा, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है वहां पे हेतु हेतु मद आता है, या भूतकाल की बात को हो या भविष्य की। तो यहाँ पे देखो, मैं परीक्षा में शायद, हाँ ये आया ना संभाव्य, शायद शब्द आता है वो होता है संभावना का। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, कब हो, आने वाले समय में, तो भविष्यकाल की बात हो रही है, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। बताइए मैं अभी कार्य कर आई हूं, ये कौन सा होगा। देखो कार्य कार्य कर आई हूं मतलब वो कार्य संपन्न हो गया है, भूतकाल की बात हो गई। लेकिन भूतकाल में भी कौन सा वाक्य है ये बताइए, भूतकाल में भी कौन सा वाक्य है, आसन्न भूतकाल, अभी तुरंत जो काम खत्म हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। निहार, पिनाक, कुहासा, कुहरा। असंगत बेमेल, देखो तीन शब्द एक जैसे दिखेंगे, समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द असंगत होगा, अलग अर्थ देगा, वो हमको यहाँ पे इसका चयन करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी सुरभु जी। निहार शांति अवलाद, वाह वाह, गजब करते हो भाई तुम भी। अरे निहार,
कुहासा, कुहुरा, ये तीनों शब्द क्या है? जैसे निहार हो गया, निहार, कुहुरा और कुहासा, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कोहरे के पर्यायवाची शब्द है ना, ये कोहरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो बताइए अलग क्या है इसमें? पिनाक, पिनाक एक धनुष का नाम है ना, पिनाक एक प्राचीन धनुष का नाम है। और ये पिनाक किसका धनुष है? तो शिवजी का धनुष है। किसका? शिवजी का धनुष है। सारंग किसका धनुष है? सारंग है विष्णु जी का धनुष, है ना। विष्णु जी के धनुष का नाम क्या? सारंग। कोदंड किसके धनुष का नाम? कोदंड। कोदंड हमारे राम जी के धनुष का नाम। किसका नाम? धनुष का नाम राम जी के धनुष का नाम कोदंड। ठीक है। अब हमारे कर्ण के धनुष का नाम, कर्ण के धनुष का नाम था क्या? था विजय धनुष। क्या था? विजय धनुष, है ना। और हमारे अर्जुन भाई साहब के धनुष का नाम, अर्जुन जी के नाम धनुष का नाम गांडीव, है ना, गांडीव। तो शिव जी के धनुष का नाम पिनाक, विष्णु जी के सारंग, राम का कोदंड, कर्ण का विजय, अर्जुन का गांडीव, और इंद्र के वज्र का नाम वज्र ही होता है ना। इंद्र के पास जो हथियार है वो वज्र है, हनुमान जी के पास जो हथियार है वो है गदा उनकी। और हमारे जो रावण भाई साहब थे उनकी थी चंद्रहास, है ना, उनकी क्या थी? चंद्रहास। रावण की तलवार, रावण की तलवार का नाम क्या था भाई? रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। वो कहते हैं, अभी रामायण देखना उसमें, कि उस राम ने मेरे चंद्रहास की चमक नहीं देखी है भाई अभी तो, है ना। चंद्रहास की चमक मतलब चंद्रहास उस तलवार का नाम था। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन वर्ग वर्ण में वर्णों की संख्या, अच्छा व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या, ठीक है, व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन में, व्यंजन वर्ग जो होते हैं, वर्ग कितने होते हैं? 5। और उसमें वर्णों की संख्या पूछा है ना। मतलब हमारे कौन से? स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा है कि भैया हर वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, है ना। ये पूछा है क्या? बताइए इसका राइट आंसर। 13, 5, 10, 11, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 वर्ग होते हैं, लेकिन वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं ये बताइए आप, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, इतने में जल को जीवन बना लूं। देखिए वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, है ना। 5 वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। लेकिन इन वर्गों में कितने वर्ण होते हैं वो पूछा गया है। ठीक है, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और इंग, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, क च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, प, भ, म। ठीक है, ये हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से
घोष का विलोम क्या होगा? घोष का विलोम, विलोम मतलब जो विपरीत अर्थ का बोध कराता है ना, एकदम उल्टा अर्थ देगा। तो घोष क्या होता है? घोष शब्द का अर्थ सबसे पहले आपको आना चाहिए। घोष मतलब कंपन करने वाला, है ना। घोष हमारे वर्ण भी होते हैं, है ना। स्वर तंत्रियां होती है, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर लगी होती है, ऐसे ऐसे, है ना, लटकती हुई संरचना होती है यहाँ पे हमारे गले में, उसको हम कहते हैं स्वर तंत्रियां। क्या कहते हैं उसको? स्वर तंत्रियां। तो किसी वर्ण को बोलने में अगर यहाँ पे कंपन होता है इन स्वर तंत्रियों में, उसको हम कहते हैं घोष वर्ण। और जो अघोष होता है, एक क्या होता है? अघोष। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोष। और इसका राइट आंसर क्या होगा? घोष का विलोम क्या हो जाएगा? अघोष। क्या हो जाएगा? अघोष। क्योंकि इनके अघोष मतलब घोष नहीं होता है, कंपन नहीं होता है। घोष मतलब कंपन नहीं होता, रगड़ खाना, स्वर ग्रंथियां क्या होती? हिलती है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। चलिए राइट आंसर आ ही गया डायरेक्ट। घोष का अर्थ भी होता है नाद होना, है ना, नाद। शंख नाद होता है ना, शंख की आवाज हू करके, इस प्रकार से घोष। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से आसन्न भूतकाल का सही उदाहरण क्या होगा? आसन्न भूतकाल का, अच्छा अभी हम उधर पढ़ के आए हैं ये सभी। आसन्न भूतकाल, जो भूतकाल में मतलब वो काम हुआ है, हो चुका है, खत्म हो गया है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। तो मैं अभी कार्य कर आई हूं, मैं अभी कार्य कर आई हूं, हाँ ये हो गया। परीक्षा में शायद मुझे, तो ये देखो, ये हमारा राइट आंसर होगा आसन्न भूतकाल, ठीक है, क्योंकि ये जो काम हुआ है भूतकाल में हो गया। मैं अभी कार्य कर आई हूं, कार्य खत्म हो गया लेकिन अब भी आई हूं, अभी आई ना वो काम खत्म करके, तो वो भूतकाल आसन्न भूतकाल हो जाता है, ठीक है। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, तो परीक्षा में कब प्राप्त हो? भविष्य काल में, लेकिन वो शायद लगा के क्या कर दिया उसने? संभावना व्यक्त कर दी, तो संभाव्य भविष्य काल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। बच्चे विद्यालय जा रहे थे, कब जा रहे थे? भूतकाल में जा रहे थे, है ना, भूतकाल में जा रहे थे, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो कमाएगा सो खाएगा, कब कमाएगा? भविष्य में कमाएगा, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। भाई जो कमाएगा तो ही तो खाएगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, कमाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या? तो भैया उसको हम क्या कहते हैं? हेतु, हेतु मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म कारक का सही उदाहरण है? कर्म कारक का सही उदाहरण है, बताइए क्या है कर्म कारक का सही उदाहरण? हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कर्म कारक सबसे पहले देखो, अभी ऑप्शन पढ़ लो। अपने दही को कौन खट्टा कहता है? माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, पहाड़ों में हिमालय सबसे बड़ा और ऊंचा है। कर्म कारक देखो, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कारक खाने की नहीं भैया, कारक पढ़ने के, है ना। कारक क्या होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से रिलेशन बताए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को बताने वाला या उनको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे कारक, है ना। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले को या जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं। कर्ता ने, जैसे कर्ता कारक, तो इसके अब कारक को पहचानने के लिए उसकी क्या होती है? परक सर्ग होते हैं, उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं और उसके चिन्ह नहीं होते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो अब कर्ता कारक, मान लीजिए कर्ता कारक, तो कर्ता का क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक का क्या होता है? से, के द्वारा के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में। फिर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अपादान क्या हो जाएगा? से किसी चीज से अलग होने के अर्थ में, यहाँ पे भी से आया है ना। कर्ण में किससे जुड़ाव के अर्थ में और अपादान में किससे अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अपादान संबंध,
संबंध कारक क्या हो जाएगा, काकी के, अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा, में पर, स्थानवाचक के रूप में। अधिकरण मतलब किसी का स्थान दिखाने के लिए, है ना। जैसे बच्चा मेज पर खड़ा है, बच्चा छत पर खड़ा है, बच्चा पलंग पर सोया है ना, पर सोया है, तो वहां पे स्थान बताना है, ठीक है। चलिए, तो आठवां क्या होता है लास्ट, संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, अरे, छी, गंदी बात, हे, अरे, इस प्रकार से किसी को संबोधित करने में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। ये हमारे कारक होते हैं। अब यहाँ पे कर्म कारक पहचानना है, तो कर्म कारक ये रहा, इसका चिन्ह क्या होता है, नो, को, है ना। क्या है इसका चिन्ह, को। तो बताइए, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या इसमें हमें को कहीं दिख रहा है, क्या हमें इसमें कहीं को दिख रहा है, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे को नहीं है। अपने दही को कौन खट्टा कहता है, को आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी केवल चिन्ह पहचानो। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, ने आया कर्ता कारक, को आया कर्म कारक, ठीक है। पहाड़ों में हिमालय सबसे बड़ा और ऊंचा है, मैं आया, मैं कहाँ का है, ये अधिकरण कारक का। अब बताइए इन चारों में, देखो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया ये तो अधिकरण कारक है ना, ये तो क्या है, अधिकरण कारक है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। अब यहाँ पे से आया, तो ये भी से हमारा क्या है, को आ रहा, क्या कर्म कारक की पहचान आ रही, क्या नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में को लगा हुआ है, बताइए इन दोनों में से राइट आंसर, देखो ऑप्शन हटा लिए, हमारे पास दो ही बचे हैं, है ना। दो में से बताइए राइट आंसर क्या होगा, दो में से राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखो यहाँ तो से जो आप बोले ना, ये से, तो ये किसी चीज से जुड़ाव के अर्थ में, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो मतलब उससे जुड़े हुए हैं हम, है ना। तो ये के द्वारा, है ना, ये जो है से, ये के द्वारा के अर्थ में, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आप छोड़ दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अपने दही को कौन खट्टा कहता है, तो कहता है क्रिया है, इसका एक कर्म है को, है ना। यहाँ पे पिलाया, पिलाने का जो कर्म है वो को, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंगल अगर को देखते हैं, तो यहाँ पे भी कर्म कारक है, ठीक है। यहाँ पे भी कर्म कारक है, और यहाँ पे सी वाले में माँ ने का माँ भी तो एक करता है ना। माँ ने का चिन्ह लगा हुआ है, परसर्ग लगा हुआ है ना। तो ने आया है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो कर्ता कारक आ रहा है, ये कर्ता कारक, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो इसमें हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, बी और सी, ठीक है। बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं यहाँ पे। अगर सिंगल अगर पूछता है ना वो, तो वो हमारा बी आएगा, लेकिन वो यहाँ पे डबल दे दिया, यहाँ पे भाई कर्ता नहीं, कर्म को, तो बच्चे को, है ना, दूध पिलाया, पिलाया क्रिया है, क्रिया का कर्म क्या हो जाएगा, बच्चों, है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सही लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से मुहावरा आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल का अंतर का क्या अर्थ होता है, इज्जत जाना, बहुत बड़ा अंतर, विपत्ति आने पर बचने का प्रयास करना, शांत स्थान में झगड़ा शुरू करना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर चारों में से, आकाश पाताल का अंतर।
आकाश पाताल का अंतर। अरे भैया तेरी जोड़ी तो जमीन नहीं रही यार, तेरे तू कान है वो कहाँ, है ना, वो हुर की पड़ी और तू क्या, है ना। मतलब ये क्या हो गया, आकाश पाताल का अंतर हो गया, मतलब बहुत बड़ा अंतर हो गया। क्या हो गया इसका राइट आंसर, बी। बहुत बड़ा अंतर है तुम्हारे में, वो देखो महलों की राजकुमारी और तुम सड़क पे रहने वाले, तुम्हारे इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आकाश पाताल का अंतर ऐसा बोलते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से मुहावरा लासा लगाना, लासा लगाना का क्या अर्थ है, लंका लगाना, किसी को फंसाने की युक्ति करना, या भाग्य में लिखा होना, निष्क्रिय होकर बैठना, बचपन का मित्र। बताइए इसमें से लासा लगाने का क्या अर्थ होगा। मुहावरा है एक लासा लगाना, लासा लगाना का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बताइए। अरे लासा लगाना, किसी को फंसाने की युक्ति करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसी को फंसाने की युक्ति लगाना, लासा लगाना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का चयन करना है। परिमाणवाचक विशेषण शब्द, सबसे पहले इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, अच्छा स्वभाव, कायर, वह यह कोई, कायर, सुंदर, नीचा। बताइए इन चारों में से परिमाणवाचक। देखो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे परिमाण की बात आ गई। परिमाण क्या होता है, नापतोल की बात, है ना। नापतोल की द्वारा किसी शब्द की या संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वहां पे क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इन चारों में से परिमाण क्या है बताइए। नापतोल कहाँ पे किसको करते हैं, या कायर को नापतोल करते, सुंदर, नीचा। अरे ये तो गुण है ना, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना। सुंदर, गोरा, पीला, हरा, नीला, मीठा, तीखा, चौड़ा, लंबा, बोना, ठिंगना, चतुर, चालाक, अन्यायी, पापी, क्रोधी, दुष्ट, बेईमान, चालाक। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं ये, गुणवाचक विशेषण होता है। वह यह जो सो कोई गुण कुछ या, ये तो सर्वनाम है। अच्छा स्वभाव, कायर, ये सब क्या है, ये भी हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक होंगे, गुणवाचक है। यह वह कोई क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो बचा ही क्या, अरे बचा क्या हमारे पास, 1 लीटर दूध दे दो, कुछ शहद दे दो, अधिक पैसा दे दो। भैया पैसा, नापतोल, 1 लीटर, क्या होगा, नापने तोलने के लिए क्या होता है, यही तो होता है परिमाणवाचक विशेषण। आए समझ में। चलिए आए समझ में यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। देखो 4 शब्द लिखे हुए हैं, 3 हमारे अशुद्ध होंगे और 1 शुद्ध होगा, 3 अशुद्ध होंगे और 1 शुद्ध होगा। हाँ समझ रहा हूँ, है ना। मंजिलें तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, है ना। मंजिलें तो मिल जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तुम तो निकल गए हो भाई, तुम इतने सारे लोग हो, तुम घर से निकल गए हो। अभी किसी को सूझी नहीं पड़ रही है, वैकेंसी आ गई है, हम कब क्या करेंगे, पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ रही किसी के। भैया तो गुमराह है वो लोग, है ना। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बताइए, अंतर कथा, अधपतन, तिरस्कार, सन्यासी। अंतर कथा, बताइए इन चारों में से अशुद्ध क्या है, 3 शुद्ध होंगे भाई, है ना, 3 शुद्ध होंगे।
अंतर कथा। Okay. अरे भाई ये सही लिखा हुआ है, अधपतन, है ना। तिरस्कार, सन्यासी, सन्यासी मतलब तपस्वी, तिरस्कार मतलब अपमान, ये पतन। अंतर कथा इस प्रकार से लिखा जाता है, अंतर कथा। ठीक है, ये सही होता है। बाकी ये ये गलत है, ये सही लिखा हुआ है। ये अशुद्ध वर्तन ही है अंतर कथा। ठीक है, क के ऊपर र आता है। ठीक है, चले बढ़े आगे। 19, निम्न में से कारक, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, कारण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन करना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीति मतलब जो पद्धति, अलग अलग जैसे आने वाली रीति, रीति एक के बाद एक, है ना, ऐसा बोलते हैं उसको। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। तो रीतिवाचक का बताना है यहाँ पे। तो, ही, भी, मात्र, न, नहीं, गलत, मत, झूठ, इसलिए, क्यों, काहे को, निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही, सचमुच। बताइए इन चारों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, बताइए। मतलब रीति क्या होती है, किस पद्धति, है ना, कि वो जो काम हो रहा है वो किस क्रिया, किस विधि से हो रहा है, किस विधि से, कौन से तरीके से, कौन सी पद्धति से वो काम हो रहा है ना, वो बताने वाले को क्या कहते हैं, रीतिवाचक। तो बताइए, तो, ही, भी, मात्र, भर, न, नहीं, गलत, मत, झूठ, इसलिए, क्यों, काहे, वो, निसंदेह, अवश्य, बेशक। बताइए इन सभी में से क्या होगा सही। देखो ये तो क्या है, निपात है हमारे। निपात मतलब जो किसी शब्द पर जोर देते हैं ना, कि आपको भी आना है, आपको आना है, सही है, लेकिन आपको भी आना है बोलते हैं ना, निपात लगता है ना। ये तो निषेध सूचक है। ये क्या है, सभी निषेध सूचक शब्द है। निसंदेह और ये क्या हो जाएंगे, निसंदेह और ये, बताइए, निश्चय बोधक, है ना, ये क्या होंगे, निश्चय बोधक, निश्चय बोधक रीतिवाचक हो गए, रीतिवाचक। लेकिन इसलिए, क्यों, काहे और ये जो होंगे हमारे किसी कारण को देख दर्शाते हैं, कि आपको आना था इसलिए वह भी आया, आप क्यों नहीं आए, क्योंकि ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रीतिवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। हाँ, चलिए पढ़ते हैं आगे। नीचे दी गई पंक्तियों में से निम्न में से कौन सा अलंकार है, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है। यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अपहनुति अलंकार। बताइए, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, यह गुलाब, यह चेहरा नहीं चांद है। बताइए कौन सा अलंकार है। देखो, सबसे पहला श्लेष अलंकार, एक शब्द एक ही बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग आए, तो श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहां पर मानो, मनहु, जनहु, जानो, इस प्रकार से शब्द आते हैं, वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार, किसी को टोंट मार के हम किसी को बोलते हैं, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है ना। यहाँ पे हम टोंट नहीं मार रहे, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताजा फूल है, मतलब चेहरा नहीं है, निषेध सूचक होता है ना, चेहरा ही नहीं है तुम्हारा, चेहरे के नहीं होने की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो चेहरा ही क्या है, गुलाब का ताजा फूल। तो जहां पे उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, है ना, उपमेय में उपमान का आरोप, उपमान का आरोप,
आरोप कर दे भैया चेहरा ही नहीं है तुम्हारा, ये क्या है, ताजा गुलाब का फूल है। और यहाँ पे आरोप तो करते हैं लेकिन इसके साथ नहीं सूचक शब्द का आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वहां पे होता है अपनुति अलंकार। ठीक है, वहां पे क्या होता है, अपहनुति अलंकार। वो अपनुति अलंकार ही ये होता है कि उपमेय उपमान का आरोप हो, लेकिन वहां पे क्या हो जाए कि नहीं शब्द का, निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग हो जाए कि भैया तुम्हारा चेहरा ही नहीं है, ये तो गुलाब है ना, तुम्हारे चरण ही नहीं है, ये कमल ही है पूरे, क्या है, कमल ही है। तो ऐसा हमारा इसमें अलंकार में होता है अपनुति अलंकार। ठीक है, चलिए, सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कल इसी समय पे 5 से 6 आपके बीच उपस्थित होकर। और सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तभी तक के लिए सबको जय श्री राम, राधे राधे, शुभ संध्या। ठीक है, चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।